नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूं। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से। लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सबके लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गुट से मुर्दाबाद। देखिए, हम लोगों ने भारत के चुनावों की बहुत बात कर ली, महाराष्ट्र चुनाव पे भी बात कर ली, झारखंड चुनाव पे भी बात कर ली, पहले हरियाणा के चुनाव पे बहुत सारी बातें की थी। आज मन हो रहा है, क्योंकि जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि वहां प्रेसिडेंट कौन होगा। लेकिन जो रुझान मिल रहे हैं और जिस प्रकार के इंडिकेटर्स मिल रहे हैं, उससे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत रहे हैं और कमला हैरिस हार रही। अब इस बात का विश्लेषण करने की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है, कि ऐसे समय में जब विश्व एक बड़े खतरनाक मुहाने पे खड़ा हुआ है, जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, जब इजराइल और पैलेस्टीन और जॉर्डन और लेबनान और ईरान, उन सब के बीच में युद्ध चल रहा है, चीन अपनी विस्तारवादी नीति से बाज नहीं आ रहा है, ऐसे समय में और विशेष तौर पर भारत के लिए डोनाल्ड ट्रंप का जीतना एक अच्छा संकेत है या एक खराब संकेत है, हम इसका विश्लेषण करते हैं। जैसे आपने देखा, पहले भी मैंने एक बार निवेदन किया था कि अमेरिका के अंदर अगर आप वोटर्स का चॉइस का विश्लेषण करें तो आपको यह पता चलेगा कि वो लोग डोनाल्ड ट्रंप के साथ ज्यादा हैं जो कि या तो व्हाइट हैं, जो ब्लैक से घृणा करते हैं, या अमीर हैं जो समाजवादी विचारधारा के विरुद्ध हैं और जो ये मानते हैं कि वहां के जो गरीब लोग हैं उनको जो मकान देके दिए जा रहे हैं, 2 बेडरूम फ्लैट दिए जा रहे हैं, उनके लिए मुफ्त पैसा देने की अब वो है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाता है अमेरिका के अंदर। जो लोग इस चीजों के खिलाफ हैं, जो शुद्ध पूंजीवादी व्यवस्था में बिलीव करते हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं। और जो लोग समाजवादी विचारधारा में विश्वास रखते हैं, जो ब्लैक्स को भी पूरी इज्जत देने की बात करते हैं, ब्राउन्स को पूरी इज्जत देने की बात करते हैं, वो कमला हैरिस के साथ है। ये तो अमेरिका के अंदर आपको दिखाई पड़ा, क्योंकि अगर आप देखें कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव लड़ा था और जो कमला हैरिस ने चुनाव लड़ा था, उनका मेन प्लान ही ये था। डोनाल्ड ट्रंप का प्लान ये था कि वो शुद्ध नेशनलिज्म पे चुनाव लड़ रहे थे। शुद्ध नेशनलिज्म का मतलब ये कह रहे थे कि अमेरिका के अंदर जो अमेरिका के मूलवासी हैं उनको अधिकार मिलने चाहिए और संपत्ति और हर चीज पे उनका अधिकार होना चाहिए। और जो विकासशील देश हैं, जो गरीब देश हैं, जहां लोग अपना जीवन यापन नहीं कर पाते हैं, वो अमेरिका में आते हैं, लीगली भी आते हैं, इलीगली भी आते हैं, आकर यहां बस जाते हैं, यहां के संसाधनों में हिस्सा ले लेते हैं। और ये इमिग्रेंट, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं और लीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो सारे देशों से अमेरिका में आते हैं और उसके बाद वहां पे रोजगार का संकट पैदा हो जाता है। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने वहां दृश्य दिखाया था। कमला हैरिस जो इमिग्रेंट्स हैं, जो दूसरे देश से आए हुए लोग हैं, उनके प्रति नरम रुख रखती हैं और वो ये भी बिलीव करते हैं, जो डेमोक्रेट्स के वहां के अंदर जो भावना है कि डेमोक्रेट जो हैं वो थोड़े सेंटर टू लेफ्ट हैं और जो रिपब्लिकन्स हैं वो सेंटर टू राइट हैं। माने डोनाल्ड ट्रंप दक्षिणपंथी हैं
और कमला हैरिस कुछ हद तक वामपंथी हैं, नेशनलिस्ट दोनों हैं, क्योंकि अगर नेशनलिस्ट ना होते तो इतने वोट दोनों को न मिलते। तो बराबर की करीब करीब लड़ाई है जिसमें लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जीत रहे हैं। तो एक तो बात ये कि नेशनलिज्म का मतलब, डोनाल्ड ट्रंप का मतलब यह है कि जो लोग अमेरिका से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अविकसित और गरीब देशों से उनके देश में आते हैं, उनको यहां पे आने की, और वो एक प्रकार का उनका रुख ये था कि अमेरिकी संसाधनों को बचाने के लिए मैं इन्हें देश से बाहर फेंक दूंगा। ये डोनाल्ड ट्रंप का प्लान था। और हम लोग ये मान रहे थे कि भाई ये क्योंकि उनका प्लान है, अगर इस प्रकार से व्हाइट सुप्रीमेसी अमेरिका के अंदर हावी हो जाएगी तो वहां पे जो ब्लैक्स हैं और जो ब्राउन्स हैं उनके लिए जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपको पहले भी पता है, डोनाल्ड ट्रंप के जमाने में एक अश्वेत व्यक्ति को गोली मार दी थी पुलिस वालों ने, और बाद में जिस प्रकार से उसको ट्रीट किया गया था, लेकिन जब ये आए बाइडेन साहब, उन्होंने उसके लिए माफी मांगी, घुटने के बल बैठे और माफी मांगी। तो दोनों की विचारधारा में बहुत ज्यादा अंतर है। अच्छा, भारतवर्ष के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली अगर आप सोशल मीडिया का अध्ययन करेंगे और विवेचना करेंगे उसकी, तो आपको यह लगेगा कि जो लोग भारतीय, जिनको वोट नहीं देना है वहां पर, केवल उनके अगर रुख का अध्ययन अगर आप करेंगे, तो जो लोग डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं वो नॉर्मली भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और नॉर्मली जो लोग कमला हैरिस के साथ हैं वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं। तो इसका मतलब यह है कि जैसे वहां पे एक वातावरण बनाया है रिपब्लिकन्स ने और विशेष तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने, कि वहां पे जो व्हाइट्स क्योंकि मेजॉरिटी में हैं और ये बाकी लोग अतिक्रमण कर रहे हैं और इलीगली घुस रहे हैं, वहां के संसाधनों को नष्ट कर रहे हैं और वहां के मूल निवासियों को परेशान। जबकि अमेरिका के अंदर कोई मूल निवासी बहुत ज्यादा नहीं है, ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो 3-4-6 पुश्तों पहले दूसरे देशों में से आए और अमेरिका के अंदर बस गए, लेकिन वो देश के प्रति, अमेरिका के प्रति समर्पित हो गए, चाहे वो किसी देश से आए हो, लेकिन वो समर्पित अमेरिका के प्रति हो गए, उनके झंडे के प्रति हो गए। तो नेशनलिज्म की भावना आप जानते हैं अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा है। तो भारतवर्ष के अंदर भी वही स्थिति है। जो भारतीय जनता पार्टी के, जो ऑब्वियसली एक दक्षिणपंथी पार्टी है, सेंटर टू राइट पार्टी है, वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं, और जो भारतवर्ष के अंदर सेंटर टू लेफ्ट हैं, जो समाजवादी हैं, साम्यवादी हैं या कांग्रेस के साथ हैं, वो सारे के सारे कमला हैरिस के साथ है। मोटा मोटा अनुमान लगाया जा सकता है, अगर आप इसका सर्वेक्षण करेंगे तो करीब करीब आपको ये दिखेगा, थोड़े अपवाद तो हर जगह होते हैं। अब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी वाले दक्षिण पंथ, वो ये मानते हैं कि पूंजीवाद के माध्यम से ही देश का विकास हो सकता है। जो वाम साइड के लोग हैं, जो लेफ्ट साइड के लोग हैं, वो मानते हैं कि पूंजीवाद से देश का विकास नहीं हो सकता है, समाजवाद और साम्यवाद से, जिससे कि सबको धन मिले, सबको धन का वितरण हो और उसके बाद अपने आप ही प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी, क्योंकि वो लोग चीजों को खरीदेंगे और खरीदेंगे तो पूंजीपतियों के इंडस्ट्री में उनको फायदा होगा। तो दोनों की विचारधारा में अंतर है, अमेरिका के अंदर भी है, भारतवर्ष के अंदर भी। लेकिन अमेरिका की स्थिति थोड़ी डिफरेंट है, वो प्योरली कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है, प्योरली पूंजीवादी व्यवस्था है, और क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन कम है और क्योंकि वहां पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है, इसलिए वहां पे किसी हद तक पूंजीवाद चल सकता है। जबकि वहां भी जो बहुत अमीर लोग हैं, बहुत गरीब लोग हैं, उनके बीच में बहुत बड़ी खाई है, और वही भारतवर्ष के अंदर है। लेकिन भारतवर्ष की व्यवस्था भी हम धीरे धीरे, जब से 10 साल से मोदी जी की सरकार आई है, तब से दक्षिण पंथ की ओर ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, और हम भी ये मानने लगे हैं कि जब तक पूंजीवाद का विकास नहीं होगा, जब तक देश का विकास नहीं हो सकता। इसीलिए पीएसयूज बंद हो रहे हैं, सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही हैं, और हर चीज जो है वो प्राइवेट सेक्टर में पैदा हो रही है, चाहे वो हॉस्पिटल्स हों, चाहे वो स्कूल कॉलेजेस हों, हर चीज जो है सरकारी व्यवस्था बंद होकर प्राइवेटाइज हो रही है। जो अमेरिका के अंदर तो चल सकती है क्योंकि लोगों का परचेजिंग पावर है और पॉपुलेशन है नहीं, पॉपुलेशन ग्रोथ हो नहीं रही। लेकिन भारतवर्ष के अंदर जहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है, देश की 60% जनसंख्या को जीने के लिए 5 किलो अनाज देना पड़ता है, वहां पे पूंजीवादी व्यवस्था कितना काम करेगी? क्योंकि जब तक गरीब आदमी और मध्यम वर्ग की परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगी, तब तक वो खरीदेगा नहीं, और खरीदेगा नहीं तो इंडस्ट्री बेचेगी कैसे?
अच्छा, भारतवर्ष का जो आकर्षण है पूरे विश्व के लिए, वो सबसे बड़ा आकर्षण ये है कि हम उपभोक्ता हैं बहुत बड़े। हम परचेज करना चाहते हैं और हमारी देश की आवश्यकताएं क्योंकि बहुत हद तक पूरी नहीं हुई हैं, चाहे वो बुलेट ट्रेन की हों, चाहे वो रोड्स की हों, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की हों, चाहे वो पावर इंस्टॉलेशंस की हों, चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन की हों, तो एक बहुत बड़ा अवसर मिलता है वेस्टर्न लॉबी को और पूरे विश्व को कि भारतवर्ष एक देश जहां पे क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो परचेजिंग पावर है। अगर भारत सरकार की नीति ऐसी हो कि परचेजिंग पावर बढ़े तो पूरे वर्ल्ड को अपने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए भारत की आवश्यकता है, क्योंकि यहीं पे चीजें नहीं है, यहीं पे आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई है, यही पॉपुलेशन है और यही पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। चीन ने तो अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ को रोक दिया और हम चीन से भी आगे बढ़ गए। अब सवाल यह उठता है कि डोनाल्ड ट्रंप, ये बात बिल्कुल पक्की है कि पिछले चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने का मदद मोदी जी ने की थी और मोदी जी ने अमेरिका में जाके उनकी मदद करने का प्रयास किया था, भारतवर्ष के अंदर इन्वाइट किया था, यहां भी उनके लिए मैसेजिंग की थी, वहां के अमेरिका में बसे हुए हिंदुस्तानियों को डोनाल्ड ट्रंप का साथ दो। वो उनका अंत में जो वहां का रिजल्ट आया उसमें डोनाल्ड ट्रंप हार गए और बाइडेन जीत गए। तो मतलब मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया और जीत गए बाइडेन साहब। अच्छा, इस बार मोदी जी ने कोई समर्थन तो किया नहीं, खुलेआम तो समर्थन नहीं किया, क्योंकि दुविधा भी थी। कमला हैरिस बेसिकली उनकी मदर इंडियन थी, तमिलियन थी और सनातनी थी, और डोनाल्ड ट्रंप प्योरली क्रिश्चियन है। अब वो मोदी जी ने इस बार तो समर्थन नहीं किया, लेकिन नहीं समर्थन किया इसलिए ये आशा बन रही है शायद कि डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएंगे। अच्छा, ये माना जा रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का साथ मोदी जी ने दिया था इसलिए डोनाल्ड ट्रंप विल बी ए बेटर प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट फॉर इंडिया। इससे मैं सहमत नहीं, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि दोनों की जो आधारभूत भावना है वो ये है, डोनाल्ड ट्रंप की है नेशनलिज्म की। नेशनलिज्म का मतलब यह है कि केवल गोरे, ब्राउन और ब्लैक्स के लिए जगह नहीं और लोगों को आने नहीं देंगे, घुसपैठिए हैं ये। और हिंदुस्तान के अंदर भी वही चीज है, मतलब हिंदुस्तान का नेशनलिज्म का मतलब हिंदू, सनातनी। जब हिंदू का मतलब है तो इसका माने मुसलमान, सिख, ईसाई, ये लोग दोयम दृष्टि के, अगर यहां के जो आज के मामले में नेशनलिज्म माना जाता है वो। तो भाई हमारा नेशनलिज्म अगर मेजोरिटिज्म और बहुसंख्यकवाद को मानता है तो अमेरिका के अंदर भी उनका नेशनलिज्म बहुसंख्यकवाद को मानता है। हर देश में हो जाएगा ऐसा ही। बांग्लादेश के अंदर भी जो वहां के मुसलमान हैं वो अपना बहुसंख्यकवाद दिखाएंगे और हिंदू, क्रिश्चियन और सिखों को वहां परेशान करेंगे। अफगानिस्तान में भी ये होगा, श्रीलंका, हर जगह ये होगा। तो ये रिएक्शंस होंगी और काउंटर रिएक्शंस होंगी। लेकिन अगर कमला हैरिस वहां जीतती हैं, अभी भी देखते हैं, अगर वो जीतती हैं तो जो इमिग्रेंट्स हैं, क्योंकि वो खुद ही एक प्रकार से इमिग्रेंट तो हैं, क्योंकि उनकी माँ भारतीय थी, भारत से गई थी और उन्होंने वहां जाके एक क्रिश्चियन से शादी की थी। और कमला हैरिस अपने को ब्राउन नहीं कहती, ब्लैक कहती हैं, क्योंकि उनके पिता जो थे वो बेसिकली ब्लैक थे। तो अब सवाल यह है कि मोदी जी से दोस्ती डोनाल्ड ट्रंप निभाएंगे या जो उन्होंने अपनी जनता से वादा किया है वो निभाएंगे? क्योंकि जनता से वादा, अब जैसे मान लीजिए भारतवर्ष के अंदर भी अगर सिखों का या मुसलमानों का या क्रिश्चियन का वोट लेने के लिए किसी विदेशी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की मदद ले भी ले मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी, लेकिन इसके बावजूद यहां के नेशनलिज्म को जिंदा रखने के लिए हिंदुत्व को आगे बढ़ाना और बाकी धर्मों को पीछे धकेलना आवश्यक है, चाहे वो पेरियार को मानने वाले हों, चाहे अंबेडकर को मानने वाले हों। और यही मजबूरी अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की होगी। तो अगर उनकी ये मजबूरी होगी, चलिए जो 2-3 पुश्तें पहले भारत से गए और वहां जाके अमेरिका के नागरिक रह गए, और क्योंकि अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर और वहां के डेवलपमेंट में भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान है, चाहे वो नासा हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे इंजीनियर्स हो, आप जिस भी फील्ड में देखेंगे तो बड़े बड़े पदों में भारतीय हैं। तो ये तो नहीं है कि वो भारत से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने वहां पे जो इलीगली घुसे हुए भारतीय हैं जो अमेरिका में रोजी रोटी कमाने गए हुए हैं, अगर डोनाल्ड ट्रंप अपने पे आ गए और उन्होंने जो कहा है वो वादा पूरा करना शुरू कर दिया, जस्ट टू गिव ए मैसेज टू हिज वोटर्स दैट व्हाट आई सेड वाज व्हाट आई इंटेंडेड टू डू, और देश से अपने लोगों को निकालना शुरू कर दे, कुछ लोगों को निकाला भी है, तो उसके बाद भारत के लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। क्योंकि देखिए कुछ भी हो,
भारतवर्ष के अंदर अभी ऐसा नहीं है कि अमेरिकन और कैनेडियंस आके यहाँ पे नौकरी करते हैं। आते हैं, अपनी कंपनी के लिए आते हैं, डेपुटेशन पे आते हैं, यहाँ पे स्टेशन रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके यहाँ रोजगार नहीं है इसलिए वो भारत में रोजगार ढूंढने आते हैं। लेकिन भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान के लोग यूरोप में और अमेरिका, कनाडा में रोजगार ढूंढने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं। तो क्योंकि हमारे यहाँ रोजगार नहीं है, उनके यहाँ रोजगार है, क्योंकि वहां पे जीएम पर उनका हो जाता है। जैसे राहुल गांधी मिले थे वहां पे कनाडा में, तो उन्होंने बताया कि साहब इलीगली घुसे हुए हैं, वहां पे जाके यहाँ पे लोन ले रखा है, जमीन बेच दी है, अपने परिवार से 10 साल मिल नहीं सकते क्योंकि इलीगली गए हुए हैं, और उसके बाद वहां पे रह के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और एक कमरे में 10 लोग जरूर रह रहे हैं, बल्कि वो कमरा भी भारत की 90% जनसंख्या की लिविंग कंडीशन से बेटर है। तो सवाल यह है कि अगर इस प्रकार की नेशनलिज्म की डेफिनेशन भारतवर्ष के अंदर भी हो जाए, जो करीब करीब हो गई है, गल्फ कंट्रीज में हो जाए, मुस्लिम कंट्रीज में हो जाए, जहां पे वहां के जो बहुसंख्यक हैं मुसलमान, वो अपने को और ये हो सकता है क्योंकि वो भी वहां पे वोट लेने के चक्कर में ये कहें कि साहब हमारे देश के जो ओरिजिनल नागरिक हैं, जो मुसलमान हैं, जो अरबी हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही क्योंकि भारतीयों ने कब्जा किया हुआ है। अमेरिका में कहा जाए कि साहब यहाँ के ओरिजिनल जो अमेरिकन हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही, तो ये जो इंडियन इलीगल इमिग्रेंट्स हैं इनको बाहर निकाला जाए। और हमारे यहाँ क्योंकि उनके लोग काम नहीं कर रहे हैं, हमारे लोग उनके यहाँ काम कर रहे हैं, तो देश को सबसे ज्यादा नुकसान तो इस बात से हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एक इंटरप्रिटेशन ये हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से मोदी जी से दोस्ती निभाते हुए वो भारतीयों के लिए कुछ नरम रुख अपनाएंगे। मुझे लगता है कि ही इज ए वेरी हार्ड एंड सोल। कमला हैरिस तो थोड़ी सॉफ्ट हैं, बाइडेन भी सॉफ्ट थे, बराक ओबामा भी सॉफ्ट थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इज ए वेरी एग्रेसिव पर्सन और उनका एटीट्यूड करीब करीब डिक्टेटोरियल है। और वो चाइना के प्रति भी उनका रुख बड़ा गर्म होगा, रूस के प्रति भी उनका रुख बड़ा गर्म होगा। तो एक प्रकार से जो अभी रूस को बड़ा सॉफ्टली हैंडल कर रहा था अमेरिका, और चाइना को भी सॉफ्टली हैंडल कर रहा था, और इजराइल और पैलेस्टीन को भी सॉफ्टली हैंडल कर रहा था, वो डोनाल्ड ट्रंप के बाद एक ऐसा स्ट्रॉन्ग लीडर और खड़ा हो जाएगा वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, जो उसी प्रकार का एग्रेसर होगा जैसे रूस के अंदर पुतिन और चीन के अंदर चीन के राष्ट्रपति हैं। तो एग्रेशन जो है वो चीन, क्योंकि चीन भी हार मानने वाला नहीं है, रूस भी हार मानने वाला नहीं है। रूस ने तो आप जानते ही हैं यूक्रेन का क्या हाल बना दिया है। और क्योंकि अभी तक दूसरी तरफ से मॉडरेट व्यू का आदमी था बाइडेन, इसलिए ये युद्ध जो था भड़क नहीं रहा था। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, और उनका डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका का नेशनलिज्म, पुतिन का रशिया का नेशनलिज्म, और चाइना के राष्ट्रपति का चाइना का नेशनलिज्म जो आपस में टकराएगा, तो ये बड़ा भयंकर टकरावट होगी। और इसमें झुकने के लिए कोई तैयार नहीं होगा, ना चीन और रूस होंगे, और अमेरिका और वेस्टर्न लॉबी भी नहीं होगी। कैसे यूक्रेन को छोड़ दिया था उसके हाल पर बाइडेन साहब ने, शायद वो डोनाल्ड ट्रंप न करें, और वो नेटो को और अपने यूरोप को और अमेरिका को संगठित करके एग्रेशन की तरफ बढ़ें। इधर से भी एग्रेशन हो, उधर से भी एग्रेशन हो, और इस परिस्थिति में भारत की स्थिति शायद खराब होने की संभावना है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं ऐसा न हो, क्योंकि आज के तारीख में हमने कनाडा से और अमेरिका से पंगा ले रखा है, और चीन से हमारी दोस्ती बढ़ रही है। और चीन कभी विश्वसनीय दोस्त नहीं हो सकता, उन्होंने हमेशा हमें धोखा दिया है। और क्योंकि एग्रेसिव डोनाल्ड ट्रंप, एग्रेसिव पुतिन और एग्रेसिव चीन के राष्ट्रपति, इनके बीच के चक्कर में कहीं हमारे देश का कोई नुकसान ना हो जाए। अगर हमारे देश में दूसरे देश के आप्रवासी जो हमारे देश से गए हैं उनको वापस भेजा जाए, या उनके रोजगार पे या पढ़ाई पे कोई बोझ पड़े, तो हमें कष्ट होगा, जो कष्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि अमेरिका में भी देख लीजिए, कनाडा में भी देख लीजिए, हर देश के अंदर भारत से, क्योंकि यहाँ शिक्षा व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है, तो हायर एजुकेशन के लिए जो भी अफोर्ड कर सकता है, या अफोर्ड नहीं भी कर सकता, लोन लेके अपने खेत बेचकर वो विदेश पढ़ने जाता है। तो लाखों की संख्या में बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, और विदेश की इकोनॉमी भी इस आधार पे चलती है कि भारत के लोग जाके वहां पे 1-1, 1.5 करोड़ रुपए अपनी पढ़ाई पे देते हैं, और इसलिए वहां की इकोनॉमी चलती रहती है। और भारत जो उनसे अस्त्र शस्त्र खरीदता है, राफेल फैल खरीदता है, उससे भी उनकी इकोनॉमी चलती है। जबकि जब हमारे असली दुश्मन है चीन, उनसे हमारी दोस्ती होती है, तो इतने बड़े बड़े महंगे प्लेन्स और एयरक्राफ्ट्स और
फाइटर प्लेन्स खरीदने की क्या आवश्यकता है, जब जिससे आपका आपका युद्ध अमेरिका से और कनाडा से तो होना नहीं है। आपका युद्ध अगर होना है तो पाकिस्तान से और चीन से होना है, और अगर उनसे हॉस्टिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, इसके बावजूद आपके अस्त्र शस्त्र रखे रहे हैं, आप दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, तो मेरे ख्याल से कि डोनाल्ड ट्रंप का जीतना रोजगार के हिसाब से, पढ़ाई के हिसाब से, जो हमारे बच्चे वहां पढ़ते हैं, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके सिलसिले में, और उसके बाद एक एग्रेसर डोनाल्ड ट्रंप और एग्रेसर पुतिन के बीच का जो युद्ध होगा, उसमें भारत को बड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है और इस चीज का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अल्टीमेटली योर नेशनलिज्म will also provoke other nations also to encourage nationalism, and nationalism of every country will be in a different way. क्योंकि जहां व्हाइट्स हैं वो वहां सुप्रीमेसी दिखाएंगे, क्रिश्चियंस हैं वो अपनी सुप्रीमेसी नेशनलिज्म के नाम पे दिखाएंगे, मुसलमान अपना नेशनलिज्म दिखाएंगे मुसलमानों के नाम पे। अगर ऐसा होगा तो देश के अंदर, हमारे पास पूरे विश्व के अंदर केवल एक देश, दो देश ऐसे हैं जहां पे हिंदू मेजोरिटी में है, एक भारतवर्ष और एक नेपाल। इसलिए नुकसान हमको होगा जो नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप, पुतिन और चीन के राष्ट्रपति के बीच में कैसे खिचड़ी पकती है, और रूस और यूक्रेन के बीच की लड़ाई, और जो इजराइल और पैलेस्टीन और जॉर्डन और ईरान के बीच की लड़ाई है वो क्या है, क्योंकि चीन ईरान को मदद कर रहा है और रूस जो है वो जॉर्डन और लेबनान को मदद कर रहा है और इजराइल की मदद अमेरिका कर रहा है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का एक एग्रेशन वाला रुख हो सकता है, विश्व के लिए खतरनाक संकेत हो, लेकिन भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं ऐसा न हो। Tranquility should prevail. Every country should become secular, and we should care for the minorities, because my countrymen, my Hindu fellows and brothers and sisters are living in Muslim and Christian countries in large numbers, and their safety is foremost in our opinion, and that should be given due respect. नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम। नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूं। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से, लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पे डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सब के लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।